आज हम आपके सामने उन दो बड़ी खबरों को पेश करने वाले हैं जिनके सियासी गलियारों में चर्चे ही चर्चे हैं। एक तरफ एबीपी गंगा से खास बातचीत में हरदा ने जो दावे किए हैं उससे सियासी सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। पहाड़ की राजनीति में उठापटक के नए अध्याय की तरफ इशारा हो रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली आने वाले हैं, जहां वो किसी खास वजह से जाने वाले हैं। ये खास वजह क्या है, इस दौर के पीछे चुनावी रणनीति या पहाड़ के विकास का मंथन, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए आपको हरदा का इंटरव्यू दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे की करते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे वो, और 2 दिन का ये दिल्ली दौरा है जिस पर कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होनी है। पर्यावरण, रेल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से भी सीएम मिलेंगे। तो आज और कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। माना यह जा रहा है कि पर्यावरण, रेल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी। 2 दिन तक दिल्ली में रहेंगे सीएम। आज 2:30 बजे दिल्ली पहुंचने की खबर मिल रही है, जहां देहरादून से रवाना होंगे दिल्ली के लिए। और दिल्ली में 2 दिन का यह दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। माना यह जा रहा है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। पहाड़ पर विकास को लेकर चर्चा या मंथन हो सकता है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, 2:30 बजे पहुंच जाएंगे दिल्ली। खबर यह है कि कई मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला है। रेल, पर्यावरण मंत्री से खास मुलाकात। तो आज दोपहर 2:30 बजे रवानगी, और दिल्ली में ही रहेंगे 2 दिन तक उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। रेल, पर्यावरण समेत कई केंद्रीय ऐसे मंत्री हैं जिनसे सीएम की मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है। हो सकता है कि पहाड़ के विकास पर मंथन की प्रक्रिया हो जिसके तहत यह मुलाकात हो सकती है। हालांकि अभी ये ऑफिशियल तरीके से नहीं कह सकते कि किन किन मंत्रियों से मुलाकात होनी है, किन किन विभागों के मद्देनजर बात होनी है। बड़ी जानकारी यह है कि 2:30 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। उत्तराखंड में फिर कोविड कर्फ्यू बढ़ चुका है। 17 अगस्त तक के लिए कोविड कर्फ्यू की मियाद बढ़ाई गई है। दूसरे राज्य से आने पर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी है। 72 घंटे पुरानी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट से ही एंट्री मिलेगी उत्तराखंड के भीतर, अगर दूसरे राज्य से आप आ रहे हैं। कोविड वैक्सीन की अगर दोनों डोज लगवा ली है तो 15 दिन बाद आपको ये अनुमति मिलेगी। बाकी कर्फ्यू की शर्तें पहले की तरह ही हैं, उनमें कुछ खास बदलाव नहीं है। तो अगर आप वैक्सीनेटेड हो फुल्ली, यानी दोनों डोज लगाए जा चुके हैं, तो 15 दिन के बाद आपको एंट्री मिलेगी, क्योंकि गाइडलाइन ये है कि दोनों डोज लगने के 15 दिन के बाद आपके अंदर इम्यूनिटी पूरी तरीके से डेवलप हो जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये नियम है। उत्तराखंड में अगर आप एंट्री करना चाहते हैं, या तो 72 घंटे पुरानी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट ले आइए, नहीं तो आप वैक्सीनेटेड हैं और 15 दिन बीत चुके हैं, अपना कार्ड दिखाइए, तब आपको उत्तराखंड में प्रवेश मिलेगा। क्योंकि 17 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। तमाम वो शर्तें, तमाम वो पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी। सांगठनिक फेरबदल बहुत बड़े पैमाने पर आपने करा दिया है। चुनाव की तैयारी है, एक आगाज हो गया है कांग्रेस की तरफ से भी। तो सब कह रहे हैं कि जितनी भी कमेटियां बनी हैं सब हरीश रावत जी की हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सब कांग्रेस की है। और वो भी प्रभारी महोदय ने सबसे कंसल्ट करके बनाई होंगी। हाँ, मैं एक बात कह सकता हूँ कि इस समय हमारे कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह है। जिस तरीके से उमड़ घुमड़ करके 27 तारीख को अपने नए अध्यक्ष के स्वागत के लिए कांग्रेस जन आए, उससे मैं अभिभूत हूँ। वो मैं समझता हूँ पहले कोई उदाहरण नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, हो सकता है इससे बड़ा
बड़ा स्वागत हो किसी का, लेकिन वो अभी तक उसका कोई तोड़ नहीं, कोई सानी नहीं है जो है। लोग कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही हरीश रावत जी ने कम से कम प्रीतम सिंह को तो शिकस्त दे दी है। नहीं, ये देखिए, कमांडर इन चीफ ने अपने कोर कमांडर्स का केवल सेक्टर बदला है। यदि कोई लेफ्टिनेंट जनरल पूर्वी सेक्टर में है तो उसको पश्चिमी सेक्टर में कर दिया, वो डिमोशन थोड़ी होता है। वो तो एक प्रकार से एक कंटिन्यूटी होती है, और कभी न कभी राजनीति के अंदर भी ये देखना पड़ता है कि कब किसकी कहाँ पर आवश्यकता है, तो उस आवश्यकता के अनुरूप किया गया है। राव जी, प्रजातंत्र के इतिहास में ये प्राय यह देखा गया है, ये कोई कहीं लिखित पढ़त में तो नहीं होता, जो चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष होता है तो उसको ही मुख्यमंत्री का चेहरा मान लिया जाता है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? नहीं, मैं इस बात से कोई ऐसा नहीं है कि चेहरा हो गए। अभियान समिति के चेयरमैन का काम है कि वो टोन अप करे इलेक्शन कैंपेन को और पार्टी को विजय की तरफ लेकर के जाए, और जितना दूसरी कमेटियां कर रही हैं उन कामों का कल्मिनेशन, उनका उपसंहार करे, उसका उपयोग करे, और उपयोग करके जो उद्देश्य मकसद है उसको पूरा करे। तो ये है जी। मैं चेहरे वाले में मैंने एक बात कह दी, क्योंकि जब हमारे कई साथी नहीं चाहते, दिक्कतें होती हैं अपनी अपनी, और स्वाभाविक है कि सब सहमत हों किसी बात से, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब देखते हुए मैंने कह दिया है कि हमारा चेहरा अब जो है प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के चेहरे में समाहित है। और रहा सवाल मुख्यमंत्री के निर्णय का, पहले जीत जाएंगे तो फिर माननीय सोनिया जी करेंगे। हमने तो उस बात को, जब हम स्वीकार्य चेहरे भी थे तब भी हमने दबाव नहीं दिया। हमने कहा भाई जो पार्टी प्रेसिडेंट कर दें उसको मानना चाहिए, क्योंकि नहीं तो लोकतंत्र के अंदर पार्टियों का महत्व कम हो जाएगा। तो पार्टी का महत्व रहना चाहिए, और इसके लिए हम ये जो भी पार्टी के शीर्ष का निर्णय होगा उस निर्णय का अनुपालन करेंगे। ये पिछला एक पखवाड़ा आपके रनिल बलूनी जी के बीच में बहुत ही एक स्वस्थ बहस के तौर पे गुजरा, और आपने कल उनको धन्यवाद भी दिया राज्य के मुद्दे को लेके, चाय बागान के मुद्दे को लेके। देखिए, मैं चाहता हूँ हमारे सांसदगण जो है संसद का उपयोग करें, संसदीय प्रक्रियाओं का उपयोग करें और राज्य के हित में करें। बलूनी जी कुछ राज्य के हित में करते हैं जो अखबारों में यहाँ छपता है, तो मैंने उनको सब बधाई देना आवश्यक समझा। नाव का नाम क्यों बदल देते हैं? वो मेजर ध्यानचंद कर दिया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हाँ, तो कह रहे हैं ध्यानचंद जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उनका जो योगदान है अभूतपूर्व योगदान है, लेकिन राजीव गांधी जी का जो खेल के मामले में योगदान था, जिस तरीके का नेतृत्व तो उन्होंने एशियाड के वक्त में किया, उनकी रुचि के कारण भारत में एशियाड हुआ। दिल्ली के अंदर जो खेल स्टेडियम इत्यादि जितने बने हैं वो सब राजीव जी के समय में बने और उनकी देखरेख के अंदर बने। राजीव जी ने खेल नीति का काम किया। उन्होंने खेलों को एक ऊंचाई की तरफ ले जाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, इसलिए उनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। आपने उनको बदल दिया, हमें कोई एतराज नहीं। चलिए, आपने ध्यानचंद जी के नाम पर किया, लेकिन आप ध्यानचंद जी के नाम पर ऐसा नहीं है कि हमारे समय में नहीं होता। हमारे समय में भी उनके नाम पर पुरस्कार रखे गए ध्यानचंद जी को कौन भूल सकता है। जी, एक बार राज्य की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आप मूल्यांकन ना करते हो, आपको आइडिया ना हो, आप बहुत पुराने और मंझे हुए राजनीतिक हैं और लोग कहते हैं कि हरीश रावत के बराबर यहाँ सभी खड़े हो जाएं तो भी उनके कद के बराबर नहीं बैठते हैं। आज की तारीख में बताइए, अगर आप चुनाव लड़ते कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए, मैं ये नहीं जानता कितनी आएंगी, मगर मेरी उत्तराखंड वासियों से प्रार्थना है। मैंने
2014 से 2016 या 17 जो भी कह लीजिए, मैंने एक बड़ी राजनीतिक त्रासदी झेली। एक तरफ मैंने जो ये हिमालयन सुनामी थी उसकी त्रासदी से जूझा, और दूसरी तरफ जो राजनीतिक त्रासदी देखी मैं जीवन में उस कष्ट को कभी नहीं भूल सकता जो मैंने मुख्यमंत्री के रूप में राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण का। राज्य सुनामी से आपका मतलब वही है जो लोग छोड़ के गए थे? जो छोड़ के गए वो भी जिस तरीके से प्रयास हुआ पार्टी को तोड़ने का, लोगों को लाने का और करने का, उसने बड़े तनाव में रखा हमको। कभी तो रात को देखना पड़ता था कि क्या हुआ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। रात को भी देखना पड़ता था, सुबह फिर देखना पड़ता था कहीं बहुमत चला तो नहीं गया। तो मैं उत्तराखंड वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, यदि वो हमको मौका दे रहे हैं, जैसा मुझे लग रहा है वो मौका दे रहे हैं हमको, तो भैया कम से कम 47-48 सीटें तो दे देना। अब इस भारतीय जनता पार्टी ने तीसरा सीएम दिया है 5 साल में, और बस इस बात का कुछ ऐसे जवाब दे दीजिए कि ये जो मुख्यमंत्री हैं अभी पुष्कर सिंह धामी, ये जो पहले 2 भाजपाई मुख्यमंत्री थे उनसे इनका तुलनात्मक रूप में क्या क्या देखते हैं आप, और पुष्कर सिंह धामी आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, मैं अभी मुख्यमंत्री बने हैं, मैंने तीरथ सिंह के विषय में भी कोई टिप्पणी नहीं की थी, शुभकामनाएं दी थी। इनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है इस समय, जो निर्णय पहले लिए गए हैं 4.5 साल के अंदर, उन सारे निर्णयों के बोझ के नीचे मैं नहीं समझता ये कुछ कर पाएंगे। ये केवल कुछ झूठ, कुछ गलत बातें, उत्तराखंड कुछ गलत आश्वासन उत्तराखंड के लोगों को परोसेंगे, क्योंकि आखिर जिन लोगों ने ये सब किया है, परिवर्तन करवाया है, तो वो कुछ मदद करेंगे और उस बात को वो रखेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। कौन लोग हैं रावत जी जो परिवर्तन करवाने वाले हैं? बहुत सारी ताकतें हैं। नहीं तो एक बात बताइए, जिस तरीके से अचानक विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी है और बजट पास हो रहा है विधानसभा में, उसको बुला लिया जाता है, राजनीतिक शीर्ष में परिवर्तन का निर्णय लिया जाता है, तो एक अनहोनी है ना। और उसके बाद तीरथ सिंह जी आते हैं, उन बेचारों को तो ये भी मालूम नहीं पड़ा क्यों आ गया मैं, क्यों चला गया, वो तो ये भी नहीं समझ पाए। और जब पुष्कर सिंह जी बने तो अच्छा लगा, लेकिन एक दिन तो ऐसी अस्थिरता थी कि अब चौथा मुख्यमंत्री आएगा। कई लोगों ने अपने सूट वूट सिलवा दिए थे, पगड़ियाँ बदल दी थी, सब तैयारियां कर दी थी। तो ये जो राजनीतिक अस्थिरता भाजपा ने थोपी है, ये उत्तराखंड का राज्य इस बात के लिए भाजपा को समान नहीं कर सकता। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का क्या अभी आपको लगता है कोई स्कोप भारतीय जनता पार्टी में है? देखिए, त्रिवेंद्र सिंह जी ने अपने मंत्रियों को भ्रष्टाचार नहीं करने दिया। जो उजाड़ू बल्द थे या गड़बड़ करने वाले लोग थे, उनको गड़बड़ नहीं करने दी। ये कोई कम योगदान है। और यदि भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए उनको पनिश करती है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगेगा। और तो हटा के उन्होंने पनिश कर दिया। उनको हटाया तो आज देखिए, कर्मकार बोर्ड में सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है कि जो खरीदी की साइकिलें हैं वो खराब हो रही हैं, और फिर उसके बाद जब मीडिया में आता है तो रातों रात उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। उसी तरीके से आज उसको टेक होम राशन स्कीम जो हमने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए बनाई थी, उसको जो है एक कंपनी को दिया जा रहा है, क्योंकि कंपनी कमीशन देगी। स्वयं सहायता समूह कमीशन में वो तो मांगेंगे। तो
एबीपी गंगा से खास बातचीत में हरीश रावत का ये बड़ा बयान सामने आया है। हरीश रावत का दावा ये है कि धामी को भी हटाने की तैयारी थी। भ्रष्टाचार पर लगाम कसने की वजह से त्रिवेंद्र को हटाया गया। भाजपा में त्रिवेंद्र को हटाने के लिए षड्यंत्र रचा गया, ये कहते हैं हरीश रावत। भाजपा की नाकामी के आधार पर चुनाव जीतेंगे, ये तमाम बड़ी बातें हरीश रावत ने कही हैं, जिस पर वो कहते हैं कि भाजपा की नाकामी के आधार पर ही चुनाव जीतेगी कांग्रेस। चलिए हम सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ अजीत राठी का, जिन्होंने बातचीत की है और बहुत बड़ा चंक हमने दिखाया, जिससे बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल के, बड़ी खबरें निकल के सामने आई हैं। अजीत जी, यहां पर यह समझा जाए कि जिस तरीके से खुलकर बातचीत की है, अब इस इंटरव्यू को देखने के बाद तमाम सियासतदान भी रीड कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ मतलब निकलेंगे, पलटवार भी होंगे। सुनीता, देखिए, आपको स्मरण होगा कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो उनको बचाने के लिए हरीश रावत समय समय पर अपने बयान देते रहते थे कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश हो रही है, इस तरह से उनके बयान आते थे और उनको त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में देखा जाता था कि वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने जैसे कहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, अपने मंत्रियों पर अंकुश लगाया, तो इसीलिए उनको पनिशमेंट दिया गया है, पार्टी ने उनको हटा दिया है। तो अब ये बयान हरीश रावत का, चूंकि हरीश रावत बड़े नेता हैं, उनके मुंह से, उनकी जुबान से निकली हुई बात का कई निहितार्थ होते हैं। उनकी कांग्रेस पार्टी में इस बात को किस तरह से कार्यकर्ता और नेता ले रहे होंगे और त्रिवेंद्र सिंह रावत की हिमायत करने वाली बात को भारतीय जनता पार्टी में त्रिवेंद्र के प्रति किस तरह से लिया जा रहा होगा, देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको भी हटाने की साजिश हुई और चौथे मुख्यमंत्री की तैयारी हो गई थी। तो ये कौन लोग थे, ये कौन नहीं थे, तो या क्या ये मात्र शिगुफा है, क्या या ये पुख्ता कोई जानकारी है जिसको हरीश रावत ने आज एबीपी गंगा के साथ खुलासा जिनका किया है। तो ये एक देखने वाली बात है कि किस तरह से हरीश रावत ने अपने साक्षात्कार में चीजों को मोड़ दिया है और उनको टर्न कर दिया है और उन पे एक नई बहस एक यहाँ पर आज शुरू हो गई है। तो राजनीतिक गलियारों में हरीश रावत के बयानों को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं और अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और जो तीसरा जो एक प्लेयर यहां पर आकर खड़ा हो गया, आम आदमी पार्टी, उनकी क्या भूमिका रहेगी, वो इस पर किस तरह से रिएक्शन करते हैं, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अजीत, देखिए हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये कहते थे राजनीतिक अस्थिरता होगी, उसके बाद देखिए किस तरीके से सत्ता नेतृत्व परिवर्तन होता नजर आया। अब ये फिर से ऐसी बात कह रहे हैं।